नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और सबसे पहले लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा ने बृहस्पतिवार को विपक्ष के विरोध के बीच विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को पारित कर दिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने बापू के आदर्शों को मार दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें जिंदा रखा है। मनरेगा योजना की जगह नया विधेयक लाने और उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने और विकसित गांव की बुनियाद पर विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इससे पहले बुधवार को सदन में उक्त विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई और विपक्ष के अधिकतर सदस्यों ने इसे विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को विचार विमर्श के लिए भेजने की मांग की। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बृहस्पतिवार को मंत्री के जवाब से पहले ये मांग फिर से उठाई, जिसे आसन की ओर से अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच चौहान ने अपना जवाब पूरा किया और उनके उत्तर के बाद सदन ने विपक्ष के कुछ सदस्यों के संशोधन को खारिज करते हुए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस दौरान आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों ने मंत्री के सामने कागज भी उछाले। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में 1960 से 61 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम बनने से लेकर मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तक समय समय पर विभिन्न योजनाएं बनती रही हैं। उन्होंने कहा कि इनसे उद्देश्य पूरा नहीं होता या थोड़ा ही लक्ष्य पूरा होता है तो नई योजनाएं लाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम में पहले महात्मा गांधी का नाम नहीं था और इसका नाम नरेगा था, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले वोटों के कारण कांग्रेस को बापू याद आ गए और उनका नाम जोड़ा गया। चौहान का कहना था कि कांग्रेस नीत सरकार ने मनरेगा को भी ताकत के साथ लागू नहीं किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सही से क्रियान्वित किया। उन्होंने सप्रसंग और राजग सरकार के समय इस योजना के क्रियान्वयन की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय जहां 1660 करोड़ श्रम दिवस सृजित हुए थे, वहीं मोदी सरकार में 3210 करोड़ श्रम दिवस का सृजन किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से पहले इस योजना में महिलाओं की भागीदारी 48% थी, जो इस सरकार के समय 56.73% हो गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तो गांधी का नाम चुराने का पाप किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन में कहा कि ये सरकार सनक में नाम बदल रही है। चौहान ने कहा कि हम सनक में नाम नहीं बदल रहे, अपने परिवार के लोगों पर नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। चौहान का ये भी कहना था कि कांग्रेस की सरकारों के समय सैकड़ों योजनाओं, इमारतों, उत्सवों, संस्थानों आदि के नाम गांधी परिवार के सदस्यों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर रखे गए थे। उनके अनुसार कांग्रेस महात्मा गांधी का नाम लेकर ढोंग कर रही है और उसने तो देश के बंटवारे के दिन कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के साथ इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने के दिन ही बापू के आदर्शों की हत्या कर दी थी। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन्होंने बापू के आदर्शों को मारने का काम किया, मोदी सरकार ने उन्हें जिंदा रखने का काम किया। इसके अलावा चौहान ने कहा कि मनरेगा में कई तरह की कमियां थीं और उस आधार पर यह सरकार नया विधेयक लाई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 60% पैसा मजदूरी के लिए और 40% निर्माण सामग्री के लिए होता था, लेकिन विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में मजदूरी का पूरा पैसा ले लिया जाता था और सामग्री पर केवल 26%, तो कई राज्यों में केवल 19 से 20% ही खर्च किया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने इस योजना को पूरी तरह से भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया था। उन्होंने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन वाले दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, पैसा इनकी जेबों में नहीं गया, इनके नेताओं ने लूट नहीं की। चौहान ने कहा कि इस लूट को समाप्त करने और धनराशि का इस्तेमाल गरीबों के रोजगार के लिए ही होने के उद्देश्य को पूरा करने के वास्ते इसमें कमियों को दूर करना और पारदर्शिता लाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि नया विधेयक लाने से पहले इस पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि नए कानून में अधिक रोजगार का प्रावधान होगा और धनराशि का इस्तेमाल पूरी तरह विकसित गाँव बनाने में किया जाएगा, जो मोदी सरकार का संकल्प है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसके तहत सरकार ने ऐसे आदर्श गांव की कल्पना की है जहां रोजगार, शिक्षा, सुशासन, स्वच्छता हो, वहीं लोगों को पीने का शुद्ध जल नल से ही मिले, इलाज मिले, बच्चों को पोषण मिले, प्रकाश व्यवस्था हो और सड़कें पक्की हो। उन्होंने आदर्श और विकसित गांव बनाने के लिए अन्य कई गुण भी गिनाए।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने तो इस योजना का बजट कम करने का पाप किया और इसे 40,000 करोड़ रुपए से कम करके 35,000 करोड़ रुपए कर दिया। मोदी सरकार ने इस योजना में 1,11,000 करोड़ रुपए तक खर्च किए और इस साल बजट में 1,51,282 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। ये पैसा मजदूरी के लिए, गांवों के विकास के लिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आपदा प्रबंधन के सारे काम होंगे। मंत्री ने कहा कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, दिव्यांगों आदि के विशेष प्रावधान होंगे और उन्हें रोजगार गारंटी कार्ड भी दिए जाएंगे। चौहान ने मोदी सरकार की पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना और अटल पेंशन योजना समेत सभी कार्यक्रम गिनाते हुए कहा कि हमारे लिए बापू आज भी इन योजनाओं में जिंदा है। महात्मा गांधी केवल पोस्टरों और तस्वीरों में नहीं बल्कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के हमारे कार्यों में जिंदा हैं। उन्होंने योजना में राज्य का अंशदान बढ़ाकर 40% करने पर विपक्ष के सदस्यों की आपत्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमने इसमें केंद्र और राज्यों का जो अनुपात है वो 60-40 रखा है ताकि राज्यों की सहभागिता बढ़े और वे जिम्मेदारी समझें। वहीं चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण हो रहा है और गरीब कल्याण में ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 पेश किया और इसे विचार विमर्श के लिए विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। द्रमुक सांसद अरुण नेहरू ने सदन में विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन को बिगाड़ेगा। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक तरीके से विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार, जांच संबंधी और अर्ध न्यायिक शक्तियां एक ही बोर्ड को देगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक पेश किए जाते समय इन बिंदुओं को उठाने की जरूरत नहीं है और सरकार इसे संसद की स्थायी समिति को भेजने का प्रस्ताव रख रही है, इसलिए इन पर वही विचार विमर्श होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों विपक्षी सदस्यों ने एक भी बिंदु ऐसा नहीं उठाया जो सरकार की विधेयक लाने की विधायी क्षमता से जुड़ा हुआ हो। सीतारमण ने विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद ने कहा कि विधेयक को संसदीय समिति को भेजने के प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करेंगे। प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 और प्रतिभूति अनुबंध विनिमय अधिनियम 1956 के प्रावधानों को मिलाकर एक एकीकृत संहिता बनाना है। इसका उद्देश्य निवेशकों के संरक्षण को मजबूत करना और देश के वित्तीय बाजारों में व्यापक सुगमता को बढ़ावा देना भी है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने के प्रावधान वाले 3 विधेयकों पर विचार करने वाली संसदीय समिति को रिपोर्ट देने के लिए आगामी बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय दिया गया है। समिति की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में यह प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूर कर लिया। गत 12 नवंबर को 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया था और भारतीय जनता पार्टी की सांसद सारंगी को समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ये तो रही लोकसभा की बात। आइए आगे बढ़ते हैं और राज्यसभा की बात करते हैं। संसद ने गुरुवार को परमाणु ऊर्जा बिल पास कर दिया। राज्यसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कड़े नियंत्रण वाले सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलना है। उच्च सदन ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि शांति बिल को ध्वनिमत से पास कर दिया है और ये बुधवार को लोकसभा में पास हुआ था। ये बिल उच्च सदन में परमाणु ऊर्जा विभाग ने राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया था, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि मौजूदा सुरक्षा तंत्र के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए सिंह ने रेडिएशन के डर को कम करते हुए कहा कि अब तक जनता को रेडिएशन से जुड़े किसी खतरे की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा 24/7 बिजली सप्लाई का एक भरोसेमंद स्रोत है, जो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी विकल्पों के मामले में ऐसा नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने समकालीन जरूरतों के हिसाब से दायरा बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि ऊर्जा के दूसरे स्रोतों या जीवाश्म स्रोतों पर अपनी निर्भरता भी कम करे। ये बताते हुए देश 2025 तक पहले ही 8.9 गीगावाट परमाणु ऊर्जा तक पहुंच चुका है।
सिंह ने कहा कि अगर हम 2047 तक उस रोड मैप का पालन करते हैं और उसका कर पाते हैं जिसकी हमने कल्पना की है, तो हम 100 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे, जो ऊर्जा जरूरत को लगभग 10% होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एआई के बड़े पैमाने पर आने से भारत की ऊर्जा जरूरत परमाणु स्रोतों पर बहुत ज्यादा निर्भर होगी। बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के मनोनीत सदस्य हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा यात्रा में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है और परमाणु ऊर्जा बिल पीढ़ियों तक सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को आकार देगा, जिससे खंडित शासन खत्म होगा और निवेश के लिए तैयार ढांचा बनेगा। पूर्व राजनयिक ने कहा है कि 2040 तक बिजली की मांग दोगुनी से ज्यादा होने का अनुमान है और देश पुराने कोयला संयंत्रों को बंद करने की तैयारियां कर रहा है। ऐसे में स्थिरता, ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा जरूरी हो जाती है। कई विपक्षी सदस्यों ने सरकार से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्राइवेट ऑपरेटरों को अनुमति देने पर सवाल उठाया, ये कहते हुए इससे देश की संप्रभुता पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सरकार से परमाणु ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सार्वजनिक क्षेत्र की कीमत पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा न देने का आग्रह किया और देश में ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध स्वदेशी तकनीक को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट कंपनियां न्यूक्लियर सेक्टर का ग्रोथ इंजन नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें देश के PSU से ऊपर नहीं रखा जा सकता। बहस से इसमें हिस्सा लेते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने कहा कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि शांति बिल न सिर्फ दोषपूर्ण है बल्कि मौलिक रूप से खतरनाक भी है। घोष ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी बदलाव है जो न्यूक्लियर पावर पर 7 दशकों की सरकारी एकाधिकार को खत्म करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल लाइबिलिटी और मुआवजे के नियमों को कानून के बजाय कॉन्ट्रैक्ट की ओर ले जाता है, जिसका मतलब है कि सप्लायर्स को कॉन्ट्रैक्ट के बारीक प्रिंट में बचाया जा सकता है और पीड़ितों के लिए न्याय पाने की क्षमता अनिश्चित हो जाती है। डीएमके सांसद P. विल्सन ने कहा है कि ये बिल एक न्यूक्लियर बम है जो देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सरकार के सबसे महत्वपूर्ण संप्रभु कार्यों में से एक प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। वहीं फिजाइल मटेरियल, रेडियो एक्टिव कचरा और ऐसी टेक्नोलॉजी जो पीढ़ियों तक पूरे क्षेत्रों को तबाह कर सकती है और यूरेनियम, प्लूटोनियम और उच्च स्तरीय रेडियो एक्टिव कचरे का ऑपरेशनल कंट्रोल तिमाही मुनाफे और शेयर धारकों के दबाव से चलने वाली प्राइवेट कंपनियों को सौंपना गैर जिम्मेदाराना से कम नहीं है। उन्होंने मांग की कि बिल को संसद की एक सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। इस बीच आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने सवाल उठाया कि क्या भारत को न्यूक्लियर पावर का विस्तार करने पर ध्यान देना चाहिए या रिन्यूएबल एनर्जी पर। आम आदमी पार्टी सांसद ने सवाल किया कि सरकार न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को क्यों लाना चाहती है। आरजेडी के मनोज झा ने कहा कि शांति बिल के पीछे कोई अदृश्य शक्ति लग रही है। उन्होंने कहा कि चीन, फ्रांस और रूस जैसे देशों में जो न्यूक्लियर पावर उत्पादन में आगे हैं, जो सुविधाएं हैं वो बड़े पैमाने पर सरकारी स्वामित्व वाली है, जबकि अमेरिका इसका अपवाद है जहां 80% न्यूक्लियर पावर प्लांट प्राइवेट सेक्टर में है। झा ने कहा कि अमेरिकी मॉडल को मेरे देश के लिए सबसे अच्छे मॉडल के रूप में नहीं माना जा सकता। बीजेडी के मुजीबुल्लाह खान ने भी मांग की है कि बिल को जेपीसी को भेजा जाए। YSRCP के अयोध्या रामी रेड्डी ने बताया है कि बिल में सामुदायिक परामर्श, पारदर्शी जानकारी साझा करने और न्यूक्लियर सुविधाओं के आसपास रहने वाले लोगों के साथ लगातार जुड़ाव को अनिवार्य नहीं किया गया। शांति बिल पास होने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल पेश किया और ये 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा और हर साल 125 दिनों के लिए ग्रामीण रोजगार की गारंटी देगा। इसे गुरुवार को लोकसभा में पास किया गया। तो ये तो रही संसद समाचार की खबरें। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में